अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रिसेंट न्यूज़ आप लोगों ने फॉलो की होगी सब ने कि जो अभी 2 दिन पहले से और इनफैक्ट पूरे रमज़ान से जो जेरूसलम के अंदर और जो मस्जिद अक्सा के इर्द जो इश्यूज़ चल रहे हैं, इसराइल जो है वो पूरे ज़ोर और शोर के साथ जो अपने इलीगल सेटलमेंट्स हैं उनके ऊपर कर रहा है। एक ख़ास एरिया है उनका, शेख जारा के नाम से उसको वो कहते हैं। कुछ शेख थे जिनकी आगे से औलाद और उनके फॉलोअर्स वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पर इलीगल ऑक्यूपेशंस के ऊपर मस्जिद अक्सा में कई लोग इबादत कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है कि क्राउडेड जगह होंगी, वो बार बार जो है वो उसे कहते हैं ना कि पंगा लेना, फजूल में तंग करना आके वो काम कर रहे हैं। फिर जी उसके ऊपर पकड़ लेंगे कि उसको अबडक्शंस कर लेंगे, जो भी फ़लस्तीनी होंगे जो उसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे। उस तरह की ख़बरें हैं जो हम देख रहे होते हैं, मुसलसल चल रही होती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो कश्मीर का इशू है वो बिल्कुल इस वक्त ठंडा हो गया। इस वक्त ना उधर से बारे में कोई ख़बर आ रही है, ना हम उस इशू को रेज़ कर रहे हैं। और हमने क्यों रेज़ करना है उस इशू को? क्योंकि हमें यूएई ने कह दिया कि अब आप दोस्ती करें, हमें सऊदी अरब चाह रहा है कि अब आप दोस्ती कर लें। बस आपको दाल तो गलनी है नहीं, सीधी सी बात है। कितने छोटे सा मुल्क है नेपाल, उसकी हैसियत ही क्या है मिलिट्री एतबार से और वर्ल्ड इकनॉमिक्स के एतबार से, या उसकी कोई वो बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन के ऊपर है, उनमें से कोई भी ख़ास चीज़ नहीं है नेपाल के पास। अगर हिमालयाज़ का एरिया छोड़ दें थोड़ा बहुत जो उसका है, तो कोई बहुत बड़ी कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन भी नहीं है। ज़्यादा बुद्धिस्ट जाते होंगे वहाँ पे। उसने हिम्मत करके अगर इंडिया के बारे में अगर कोई बात कही है, चाहे चाइना की बैकिंग थी उसके पीछे, हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि बस किसी तरह से मिरेकल हो जाए, किसी तरह से चाइना जो है वो लद्दाख के अंदर जिस तरह कुछ कर लिया है, इस तरह चाइना कुछ और कश्मीर के लिए भी कर दे, कुछ कर दे, हमें कुछ ना करना पड़े, हमें कोई बनी बनाई चीज़ मिल जाए। ना हम कोई सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हैं, ना हम लोग कोई आइडियाज़ रखते हैं। इनफैक्ट ये भी एक अफसोस की बात है कि हमारे पास इससे बढ़ के कोई आइडिया नहीं है। हम ज़्यादा कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख लेंगे। अब में से जो कोई भी मरी गया होगा, मरी जाते हुए देखा होगा कि कारगिल इतने किलोमीटर्स 400 इतने, उससे क्या हासिल होगा उससे? आप इंडिया के तमाम शहरों का नाम लिख लें, इस तरह माइलस्टोन्स बना लें, फ़लाने इतने किलोमीटर, फ़लाने इतने, उससे कुछ हासिल हो सकेगा? इससे क्या हासिल होना है? आपने अपना एक पॉलिटिकल मैप बना के भेज दिया कि जी कश्मीर को हमने अपना इंटेग्रल पार्ट बना दिया, और वज़ीर आज़म ने शुरू में जोश में आके कह दिया कि मैं उनका कश्मीरियों का सफ़ीर हूँ, एम्बेसडर हूँ कश्मीरियों का। लेकिन किया तो कुछ भी नहीं। एम्बेसडर का तो काम क्या होता है? वो वाला काम तो किया नहीं। दूसरे एम्बेसडर्स की तो झाड़ पड़ताल हो रही है, उनको बुरा भला कहा जा रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे, आप ये नहीं कर रहे। लेकिन ख़ुद अगर अपने आप को एम्बेसडर का है तो चंद ट्वीट्स के अलावा, और वो भी पीरियडिक ट्वीट्स के अलावा क्या किया है? तो हमारी मिलिट्री जो है वो भी साफ नज़र आता है कि शॉर्ट ऑफ आइडियाज़ हैं। शायद इनके पास ना विल पावर है, ना वो जज्बा है, और कोई इरादा ही नहीं है, सिरे से इरादा ही नहीं है कि हमने इस मसले को रिजॉल्व करना है। आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन ले ली, कमर जावेद बाजवा ने एक्सटेंशन ले ली इस नाम के ऊपर कि इससे बेहतर असद उमर और ऐसे सब लोग टीवी पे आके कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो हमें आर्मी चीफ नहीं मिल सकता। कश्मीर की पॉलिटिक्स जानता है, ये करता है, वो करता है, और घूम फिर के हो कुछ भी नहीं रहा, ना होना है कुछ, जिस हालात जा रहे हैं जिस तरफ हमारे। तो ये 2 प्रॉब्लम्स जो हैं, जो जब से यूएन का और जब से ये उसकी फॉर्मेशन हुई है, ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स हैं। 70 ईयर्स हो चुके हैं दोनों प्रॉब्लम्स को एग्जिस्ट करते हुए। नहीं, 70 ईयर्स का मतलब ये है कि दूसरी तीसरी जनरेशन जो है ना वो अब इसको सफ़र कर रही है, और कोई किसी किस्म का कोई से कहते हैं ना कि कोई सोल्यूशन सामने नहीं आ रहा। फ़लस्तीन की तरफ क्या मदद करनी है अरबों ने? उन्होंने तो उल्टा रिकगनाइज़ करना शुरू किया हुआ है बारी बारी। यूएई ने रिकगनाइज़ कर लिया, बहरीन ने रिकगनाइज़ कर लिया, ओमान जो है वो लाइन में लगा हुआ है, उधर से मोरक्को जो है वो रिकगनाइज़ कर रहा है। नहीं कि एक एक करके सारे रिकगनाइज़ किए जा रहे हैं। सऊदी अरब उस पोजीशन के अंदर है, उस बात को बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। 2017 के अंदर मस्जिद अक्सा के ऊपर जो लेक्चर था उसके अंदर एंड के अंदर जिक्र किया था कि किस तरह से सऊदी अरब जो है ये आगे बढ़ रहा है उसके लिए, और एक बहुत हाई प्रोफाइल विज़िट था उस ज़माने के अंदर जब अभी यूएई और ये लोग रिकगनाइज़ भी नहीं कर रहे थे। लेकिन रोड मैप यही था कि रिकगनाइज़ कर लेंगे, सारे सब ने रिकगनाइज़ करना है एक 1 बाय 1 करके। सऊदी अरब ने, अभी ज़ाहिर बात है कि उसके आगे जो रोड मैप है वो तो बादशाह सलामती करते हैं, लेकिन राया जो होती है उसको उनको एक रास्ता दिखाना होता है, हमवार करना होता है। फिर उलमा का एक कुछ ना कुछ है ज़रूर। ऑल्दो बादशाहत के अंदर उलमा की हैसियत वही होती है कि जिस तरह अगर इमाम मालिक ने
एक बात के ऊपर अगर बैत के ऊपर एक बात का एक फतवा दिया था और एक राय कायम की थी, तो उस वक्त का जो बनु उमैया के जो थे उन्होंने आके क्या किया था, मार पड़ाई थी उन्हें, किस कदर उनको ज़ख्मी लहूलान किया था कि उनके बाजुओं का क्या हाल हो गया था। इमाम अबू हनीफा के मर्ज़ी के मुताबिक का फतवा नहीं हुआ था तो उनको उठा के जेल में डाल दिया गया था। इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में हमें अच्छी तरह मालूम है। तो लिहाजा उस तरह के उलमा जो है, जो वो उस स्टैचर के थे जिनका नाम लिया मैंने, जिन्होंने तकलीफ़ें काटी होती हैं, वो तो उस हदीस के मुतरादिफ है ना, जिस तरह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सबसे बड़ा जिहाद क्या है, जालिम बादशाह के सामने कलमे हक़ की बात कहना। आपको पता है कि उसके बाद जो है आपके साथ क्या होगा, हालात क्या हो सकते हैं आपके, बादशाह सलामत है, इसको कौन किसने आगे पूछना है। लेकिन ये वो सुन्नत है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने खड़े होकर चैलेंजिंग अंदाज में कहा था, और वो बिल्कुल वो बोहित अल्लज़ी कफ़र, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो बिल्कुल जो है ना वो लाजवाब होके रह गया था। चाहे उसके बाद ये सज़ा हो कि इसको या तो जला वतन किया जाए या इनको आग में फेंक दिया जाए, और जो भी हो, नहीं कि पता है कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन सबसे बड़ा जिहाद ये है, सबसे बड़ा जिहाद ये है। तो अनफॉर्चुनेटली मुश्किल है कि वहाँ के जो उलमा हैं वो इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। नज़र आ रहा है कि जिन्होंने थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बात भी की, अगर किसी ने इवन इतनी सी बात के ऊपर भी एक ट्वीट कर दिया ना, जब कतर के साथ ज़रा लड़ाई की थी कि अल्लाह करे कि दोनों भाई ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हों, तो उनको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। यानी कि ये बेसिकली ये रीज़न्स होते हैं कि डिक्टेटरशिप और बादशाह जो है वो क्यों नापसंदीदा है, क्यों नापसंदीदा है। वो तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ थे जिन्होंने बनु उमैया के नस्ल में होते हुए बादशाहत वाली जो थी एक जो सिलसिला चला आ रहा था, मौरूसी खिलाफत कह लें, मौसूरी बादशाहत कह लें, लेकिन वो ज़ाती तौर पे नेक थे, इसलिए उन्होंने कोई अच्छे काम कर लिया। तो वो एक इंडिविजुअल अच्छे मिल गया तो आपको तो ठीक है, बात सही है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम और जो दूसरे सिस्टम होते हैं ये तो ना चलने वाला जो है ना वो गाड़ी के बराबर हो जाता है कि इतने ज़्यादा ये सैनेट है, ये फ़लाना है, इसने इसको बिल पास करना है, इसने ये करना है, इतना कुछ होने, इतनी बहस, सारा कुछ हासिल एंड में क्या हो रहा होगा, नॉन प्रोडक्टिव गवर्नमेंट चल रही होगी, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, जो स्नेल की रफ्तार से चल रहे होंगे। और अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर ये फैटफ और कभी IMF और कभी वर्ल्ड बैंक और कभी किसी और बड़ी ताकतों, कभी चाइना, इनका प्रेशर ना हो ना, दबा के प्रेशर ना हो इनके ऊपर, तो आप सोचें हम तो लेजिस्लेशन कर ही नहीं रहा हूँ सिरे से, हमारे तो कोई बिल ही ना पास हो रहा हो पूरे मुल्क के अंदर। ये तो जब प्रेशर आता है तब जाके हम कुछ बिल वगैरह पास कर रहे होते हैं। तो कश्मीर का मसला लॉन्ग स्टैंडिंग इशू, कश्मीर का जब मसला खड़ा हुआ था 35A वाला, 370 वाला, तो किस अरब ममालिक ने, किस अरब मुल्क ने सपोर्ट की थी? सब ने ये कहा था, UAE ने, सऊदी अरब, इनका सबका स्टैंस था कि इंटरनल मैटर है उनका, इंटरनल मैटर है ये, तो वो उसको रिजॉल्व करेंगे। और पाकिस्तान को भी ये कहा गया था कि आप अपनी टोन जो है ना वो हल्की रखें, अपनी टोन ज़रा हल्की रखें। नहीं कि एक होता है दिखावे वाला प्रोटेस्ट कि हम बहुत जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और एक होता है कि आप वाकई प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं आप। तो पाकिस्तान को, मतलब मैं यही कहूँगा अच्छे गुमान के साथ, मैं ये कहूँगा कि इतने सालों की, 3 साल से ऑलमोस्ट हो गए हैं नालायकी के बावजूद, मैं ये नहीं कहूँगा कि इमरान खान जो है वो एक बददियानत या एजेंट है, वो ईमानदार होगा, वाकई चाहता होगा, लेकिन इंतहाई नाअहल किस्म का है, इंतहाई नाअहल किस्म का वज़ीर आज़म है। और ये उसी तरह ही होगा ना, ज़ाहिर बात है कि अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, अगर आप कोई चीज़ पढ़ के नहीं आएंगे, कोई चीज़ के ऊपर आप अपनी एजुकेशन हासिल नहीं करते और आप अपनी ईगो को इतना बड़ा करते हैं कि मैंने अब पढ़ना नहीं है वरना मेरी जो है ना वो थोड़ी वाह नहीं हो सकेगी, कि अगर इसने सवाल पूछा, समझने की कोशिश की तो मामला ख़राब हो जाएगा। तैयारी नहीं करके आएंगे तो यही होगा। मुझे उठा के कोई अगर हॉस्पिटल का MS लगा देगा तो मुझे, और मेरी ना बैकग्राउंड है ना एजुकेशन है, ना मैं उसको पे सीखना चाहूँ उस वक्त, यानी कि ऑन जॉब भी आने के बावजूद भी मैं किसी से सवाल ना पूछना चाहूँ और अपने फ़लसफ़े झाड़ता रहूँ, मैं सुनने की ताकत ना रखूँ, सुनने की हिम्मत ना रखूँ इनफैक्ट, तो फिर क्या होगा? सिंपली यही होगा कि बुरा हाल होगा उस हॉस्पिटल का। मुझे उठा के मीडिया चैनल के अंदर डाल दें और मैं मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है मीडिया से रिलेटेड, ना पता है कि न्यूज़ किस तरह आती है, एडिटर किस तरह करते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है, और मैं वहाँ जाके भी सिर्फ अपनी जना वो फ़लसफ़े झाड़ूँ और एक्चुअल काम कुछ ना करूँ, तो ज़ाहिर बात है कि बुरा हाल होगा। तो यही बुरा एक्सपेरिमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। जो हाल जो है बुज़दार वाला है, इमरान खान का सिर्फ फ़र्क ये है कि गुड लुकिंग है, बस कस्मेटिक पर्सनैलिटी देखने में हो जाएगी, बाकी जो हाल बुज़दार वाला है वही हाल जो है वो सेंटर का ही है हमारा। अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट। और जो एक बेहतरी की राह आई थी हमारे पास,
मैंने मल्टीपल लेक्चर्स के अंदर, मल्टीपल टॉपिक्स के अंदर ना ये बात का जिक्र किया है कि पाकिस्तान के बारे में मल्टीपल पेशन गोइयाँ थी। ख़ास तौर पे 2020 के बारे में तो बहुत बड़ी पेशन गोई थी कि इसने बल्कनाइजेशन की तरफ चले जाना है। वो पिछले कई वीडियोज़ हैं उनके अंदर उसका जिक्र है। इंडियंस जो है इसके बारे में लिखते थे। इनफैक्ट मैंने ये भी कहा था कि इंडियंस, कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इंडिया को हेल्प करना चाहिए पाकिस्तान को कि बल्कनाइजेशन की तरफ मत जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी और ये मसाइल आते रहे ना तो है तो घूम फिर के हमारा ही हमसाया मुल्क, तो वो प्रॉब्लम्स हमारे मुल्क में भी आना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा इंडिया को चाहिए कि ठीक है, हम उनके न्यूक्लियर दान तोड़ने के बाद हम पाकिस्तान को एक मुल्क रहने दें, ताकि ये इस तरह की तोड़ फोड़ होगी ना तो फिर बहुत मसाइल होंगे। कहाँ उस लेवल पे हम आ गए थे। फिर हमें चंद साल एक अच्छे मिले थे और राहिल शरीफ भी आए थे और दहशतगर्दी के मसाइल से हमने जान छुड़ाई थी। और एनर्जी क्राइसिस जो पीपल्स पार्टी के दौर में वक्त होता था कि 4-4 घंटे बड़े शहरों में बिजली जा रही है मुसलसल, 1-2 घंटे आ रही है, फिर फोर्स लोड शेडिंग, यानी कि बिजली है ही नहीं, ख़त्म होती जा रही है बिजली बिल्कुल ही। और क्योंकि वो 2008, 2009, 2007 वाले जो एक रिसेशन वाला पीरियड गुजरा था, इंटरनेशनल एड कम आई थी, कुछ एक जो अमाउंट हम हर साल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बेकारियों की तरह, तो लोकल जो लोन्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। यानी कि गवर्नमेंट चली थी पर नोट छाप के गवर्नमेंट चलती जा रही है। तो ये जो एक थोड़ा सा बाद में एक बेहतर वक्त आया था, हम उसको बिल्कुल लूज़ करने पे आ गए हैं। क्योंकि फॉरेन एलिमेंट्स का प्लान क्या था, पाकिस्तान पे हमें अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के इंटरनल प्रॉब्लम्स इतने बढ़ा दो कि ये अपने पैरों पे ख़ुद गिर जाएगा, ये सस्टेन ही नहीं कर सकेगा, फेल्ड स्टेट का टाइटल इसको मिल जाएगा, ये मुल्क आगे चल ही नहीं सकता है, नाकाम हो गई है रियासत। ठीक है, नेहरू की और वो जो बाकी जो पटेल थे उन्होंने तो बहुत पहले पेशन गोई की थी ना ये वाली कि पाकिस्तान कुछ अरसे की मार है। चलें अरसा खींच के 70 साल हो गया, लेकिन इवेंचुअली इट बिकेम अ फेल्ड स्टेट कि बस दूसरों के सारे जितना चल सका। हमने वहाँ से टर्न बैक किया था। फिर पाकिस्तान को मौका मिला था कि सी पैक जैसा हमने एक मुआहदा कर लिया था जिसके अंदर इंटरनल क्लॉजेस हम नहीं जानते कि उसके क्या हैं क्या नहीं है, लेकिन बहरहाल एक ज़रूरत हमें थी कि हमारे पास एक इकनॉमिक एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए। उसके अंदर कितने फ्लॉज हैं और हमने उसको मौका ढूंढ के ना पाकिस्तान की हर चीज़ को सी पैक में डाल दिया कि लोकल अगर कोई सड़क भी बननी है किसी बड़े शहर की, कराची जैसे शहर की, तो वो भी सी पैक होगा। तो लोन्स को हमने नहीं, हमें एक बंदा मिल गया ना लोन देने वाला, तो हम बस हर चीज़ उठा के, हर पर्ची उठा के उसके पास जा रहे हैं, ये भी सी पैक में डाल दो, ये भी डाल दो। वो हमारी नालायकी है, वो हम गलत कर रहे हैं। अगले को तो बड़ी बात है वो पैसा देगा। चाइना के पास इतना सरप्लस पैसा है, वो क्या कर रहा है उस पैसे से? वो दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है उस पैसे की, वो ऐशी में नहीं उड़ा रहा उस पैसे को। इतना ह्यूज सरप्लस पैसा उसके पास जो आ रहा है, और उसने अपनी करेंसी को लो रखा हुआ है, करेंसी उसकी लो है। अगर मार्केट वैल्यू पे जाएँ उसकी तो बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी होनी चाहिए। कुवैत और ये जो बड़े बड़े ममालिक हैं इनको देखें आपके, इनकी करेंसी कहाँ जा रही होती है, 400-500 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर होती है। लेकिन चाइना की करेंसी आप देखें कितनी कम है। तो वो अपनी करेंसी को किस तरह मैनेज कर रहे हैं, वो फिर दूसरे मुल्कों में बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। अफ्रीका के ममालिक के अंदर देखें आप, कहाँ से कहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट जा रही हैं, छोटे एशिया के ममालिक उनके ऊपर। तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने 500 मिलियन दे दिए इस रोड प्रोजेक्ट के लिए, ये मोटरवे दे दिया, जबकि होगा उनके नाम, रॉयल्टी उनके पास होगी, लोन के तौर पर कंसिडर हो रहा है, तोहफा नहीं कंसिडर हो रहा है। और पॉलिटिकल एज उनको कितना बड़ा मिलता जा रहा है उसके ऊपर। तो ये हमारी नालायकी थी। अदरवाइज़ एक प्रोजेक्ट का आइडिया और कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा था कि ये गवादर से लेके पाकिस्तान के थ्रू आउट इंडस्ट्रीज़ बने जो कि नहीं बनी, और एक पूरा एक ट्रैवल बने, यहाँ पे हब बने, और हमें ट्रांजिट के ऊपर ही हम बहुत कुछ कमा लें। जैसे दुबई कर रहा है, ट्रांजिट के ऊपर बहुत कुछ कर रहा है, गवादर को हम एक स्पेशल स्टेटस दे दें, हमारे जो मुल्क की जो तजारत है वो जो जाके वहाँ पे हो रही होती है, हम उससे जान छुड़ा लें। इंतहा नालायकी की ये कि हमें इकनॉमिकली हम इतने बुरे हाल में आ गए हैं, हम लोग कि इस वक्त अगर आप हमारे फ़ॉरेन जो डेब्ट्स हैं वो चेक करें, लोकल जो हमने लोन्स लिए हुए हैं बैंकों से वो चेक करें, और ये हाल हो गया इस वक्त कि लिटरली इस वक्त पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, वो टैक्सेस का तो रोना तो बहुत रोया, और ये भी हुआ रिफॉर्म्स ना कुछ हुआ ना कोई अचीव किया। लिटरली अभी हाल ये है कि अभी हम लोग फ़ौज की जो बजट है ना, हम वो भी देने के काबिल नहीं हैं। और क्योंकि फ़ौज ने हेल्प बहुत किया है, सपोर्ट बहुत किया है, सिलेक्टर्स कह लें जो मर्ज़ी कह लें, हेल्प बहुत सपोर्ट किया है,
तो उसके अंदर उन्होंने बजट के अंदर भी कई चीज़ों के अंदर ना वो अपना हाथ से कहते हैं हल्का रखा कि नहीं ट्राई, उसको मौका पूरा देते हैं, गवर्नमेंट को पूरा मौका देते हैं कि किसी तरह से आगे बढ़े, लेकिन हम नहीं बढ़ी आगे, गवर्नमेंट बुरे हाल से में फंस गए हैं। तो अब मजबूरी में जाके क्या हो रहा है, जनरल बाजवा भी कह रहे हैं कि जी अच्छे नॉर्मल स्टेट बनाना है हमने पाकिस्तान को अब हमने एक नॉर्मल स्टेट बनाना है। नॉर्मल स्टेट का क्या मतलब है? नॉर्मल स्टेट का मतलब ये है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं, कोई रिफ्ट ना हो। अब रिफ्ट है क्या रिफ्ट है? कश्मीर सबसे बड़ी रिफ्ट है। इंडिया ने कोई स्टेप बैक किया? इंडिया ने तो कोई स्टेप बैक नहीं किया, वो तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। हम आगे पेशरफ्त कर रहे हैं, और अब क्योंकि ये बात ऐसी है कि अवाम इसको पसंद नहीं करेगी, तो जनरल साहब ने कोई 20-30 के करीब कोई 2-3 हफ्ते पहले जर्नलिस्ट को बुला लिया अपने पास इफ्तार के ऊपर, और 5-6 घंटे की लंबी मीटिंग के अंदर बेसिकली होता है ना अपने सेलिंग और आइडियाज़, वो अलग चीज़, और सब बातें ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन अपने आइडियाज़ सेल किए कि हमारा विज़न क्या है पाकिस्तान के बारे में, हम पाकिस्तान को यूँ देखना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। 1-2 हफ्ते गुजरे, इमरान खान ने भी जर्नलिस्ट को बुला लिया, कम मिकदार में, लेकिन जर्नलिस्ट को बुला लिया, ऑफ द रिकॉर्ड सारी बात। अभी अपने जो होते हैं ना अंदर की कोई ऐसे प्लान जो कि मुनासिब नहीं है आपके, पहले ब्लंडर मार दिया ना, जिससे आपको आइडिया हो गया कि जी एकदम से तजारत खोलने का फ़ैसला कर लिया कि हम ये चीज़ें ये हम इंडिया से ले लेते हैं, और बाद में खुद ही देखा जब एकदम से पब्लिक प्रेशर आएगा, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इंडिया के साथ हम क्यों कर रहे हैं। यानी कि कौम तैयार है कि एक वो माइंड सेट रखती है कौम कि भाई हमने तो हमेशा से ही महंगाई देखी है, कौन सा दौर अच्छा देखा हमने, हम तो पले ही इस हाल में है। हमारे मुल्कों के अंदर, हम जैसे मुल्क के अंदर अगर ये NGOs और ये जो फाउंडेशंस और वेलफेयर ट्रस्ट और ये सारे काम अगर ना कर रहे हो ना, तो आप सोचे तो सही कि गवर्नमेंट ने क्या ज़िम्मेदारी पूरी की है, फिर तो लोग कहाँ पे खड़े हों। अभी आप रमज़ान के अंदर देखें कितने बड़े इलाके के ऊपर, कितने बड़े स्केल के ऊपर कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो एक एफ़र्ट कर रहे हैं, कुछ मोहल्ले के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे कुछ हाथ मिला के चलो हम ये करते हैं, क्योंकि वो एक जज्बा है। इसके बावजूद कि महंगाई है, उसके बावजूद बिज़नेस अफेक्टेड है, उसके बावजूद कि जो कुछ भी है, कौम गैरतमंद है, कौम चाहती है। लेकिन ये जो ऊपर की एलीट है ना, जो अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं, वो कहते हैं नहीं उफ तौबा, हमें तो पता ही नहीं है कि आपको आइडिया नहीं है कि कितने बड़े मसाइल आ जाएंगे हमारे लिए। फ़्रांस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता रहे, लेकिन हम तो एम्बेसडर को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हमने ये कर लिया तो फैटफ के ऊपर वो हमें नेगेटिव वोट दे देंगे। यूरोपियन पार्लियामेंट ने उसके बारे में क्या एक बिल पास कर दिया, और वो कह रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं कि आप माइनॉरिटीज़ के ऊपर हकूक़ का रखें, ब्लास्फेमी लॉज जो हैं आपके वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहे हैं आपके। और इस सारे सिनेरियो के अंदर, इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर हम लोगों ने वो अपनी जो राह है वो हम खोते जा रहे हैं। मदीना की रियासत और वो फैटफ जो है वो डिक्टेट करा रहा होगा हमें कि आपने यूँ करना है। मदीना की रियासत और IMF हमें डिक्टेट करा रहा होगा कि यूँ सूद लेना है, यूँ फ़लाने का ये रेट बढ़ाना है, फ़लाने का ये करना है। मदीना की रियासत है और यूरोपियन पार्लियामेंट कह रही है कि हुर्मत रसूल से मुतल्लिक़, नामूस रसालत से मुतल्लिक़ जो कवानीन उनमें ये तरमीम हो जाए, और माइनॉरिटीज़ के लिए कम से कम ये हकूक़ हो जाए। ये तो अभी 2 साल के बाद तो फिर ये और सर चढ़ जाएंगे, फिर तो ये कहेंगे कि अब LGBT के भी हकूक़ से हो यहाँ पे, अब ये भी हक़ है आपका। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक वो क्या है कि अब स्कूल लेवल के ऊपर ना जो जेंडर स्पेसिफिक टर्म्स हैं, मॉम और डैड, उनको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा, ताकि बच्चों के ज़हन में बचपन से ही ये तस्वर हो जाए कि ये जेंडर बेस्ड, ये रोल जेंडर बेस्ड नहीं होता। यानी कि नाउज़ुबिल्लाह ये कि जो वहाँ पे पूरे वेस्ट और इनकी जो तहज़ीब बन गई है कि 2 जो मेल्स हैं वो आपस में कपल हो सकते हैं, 2 फीमेल्स हैं वो आपस में कपल हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, पैदा कुछ हुए तो बाद में आप अपना जेंडर भी चेंज करवा सकते हैं, ये आपका हक है, आपका इन शॉर्ट मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये वाली बात है। तो ये तो फिर 2 साल के बाद हमें इसके ऊपर लगा देंगे कि अब इस कवानीन के ऊपर भी लेके आओ, हम बेचते जाएंगे अपने आप को इसी तरह। क्या हमारा यही हाल रहेगा? तो अरब ममालिक हों, हम हों, कोई भी मुल्क हो, बड़े से बड़ा मुल्क कोई भी हो, टर्की समेत भी एक ख़ास लेवल से ऊपर जो है ना बस वो ख़त्म हो जाते हैं हम लोग। और उसके अंदर भी आप ये देखें कि मिसाल के तौर पर टर्की की मैं बात जिस तरह कर रहा हूँ, तो टर्की ने प्रोटेस्ट के अंदर इसराइल के साथ ताल्लुकात तो कायम रखे हुए हैं,
बल्कि इनफैक्ट पिछले चंद महीनों के अंदर ताल्लुकात जो हैं वो थोड़े से बेहतर की तरफ आए हैं। काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से ना वो ताल्लुकात ख़राब चले आ रहे थे, लेकिन कुछ अरसे में थोड़े से ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ, वो भी टर्की की तरफ से भी हुए हैं ताल्लुकात बेहतर। तो एक ख़ास लिमिट से आगे हम बढ़ नहीं रहे, एक ख़ास लिमिट से आगे हम जा नहीं रहे। फिर दूसरा ये कि ये जो फ्लू का जो प्रॉब्लम चल रहा है और ये जो कोविड का प्रॉब्लम, सॉरी कोरोना का और कोविड का जो प्रॉब्लम चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उसने हर मुल्क को ना नफसा नफसी की राह पे लगा दिया है। भाई अपनी चीज़ें देखो कि आप अपने क्या फ़िक्र करनी है, अब वैक्सीनेशन के चक्कर में अब आपने पढ़ना है, अब आपने ट्रैवल के रिस्ट्रिक्शंस ये हैं, अब ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, बिज़नेस किस तरह अफेक्ट हो रहे हैं, और एक किस तरह के एक परेशानी पैदा कर ली है। लिटरली अगर देखिए जाए ना कि अगर हम लोग ये मुनाजा करना शुरू हो जाए ना कि अच्छा जी कितने लोगों का पाकिस्तान में पेट ख़राब है, ये स्टैटिस्टिक्स हम निकालना शुरू हो जाएँ कि आज कितने लोगों का पेट ख़राब हुआ, और भाई वो भी तो लाखों में लोग चले जाएंगे ना, वो भी तो लाखों में चले जाएंगे कि आज इतने लाख का पेट ख़राब हुआ, आज इतने लाख का ये हुआ। तो जो कोरोना के जो फिगर्स हैं वो हमारे मुल्क के अंदर, ऑल्दो हमारी टेस्टिंग बहुत हाई स्केल की नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा टेस्ट के ऊपर लगाने की बजाय वैक्सीनेशन की तरफ जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो दी जाए। वैक्सीनेशन के बारे में भी मैं एक राय दे दूँ यानी कि वैक्सीनेशन जो है ना वो जो एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है कि वैक्सीनेशन के थ्रू जो है ना कोई नैनो ट्रांसमीटर्स आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जा रहे हैं और जिसके बाद ये 5G के थ्रू आप कंट्रोल किया जाएगा, और इसके अंदर ये कॉन्स्पिरेसी है और ह्यूमन जो है ना वो रिमोटली कंट्रोल हो सकेंगे। रिमोटली कंट्रोल तो हम होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो किस ज़रिए से, वो ये ऐप्स के ज़रिए से, वो ये मीडिया के ज़रिए से हमारी सोच, हमारी चीज़ों उसी रंग में ढाला जाता है, उसी रंग में हमारी सोच और हमारी फ़िक्र और हमारी अप्रोच को ढाला जाता है। हालात उस तरह पैदा किए जाते हैं, मूवीज़ उस तरह बनाई जाती हैं कि हम उसी राह पे चलें और हम उसी को फॉलो करें। क्योंकि प्रोटेस्ट करने वाले जो होंगे या जो दूसरी अकल की बात या सैनिटी की बात करने वाले लोग बहुत कम होंगे, और जो कम होंगे उनके फॉलोअर्स अगर हो भी जाएँ चंद हज़ार में तो कौन सा कोई बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, क्या उन्होंने अचीव कर लेना है। एवेंचुअली ग्रिप में तो हमारे पास ही है ना वो। तो ये मैं वैक्सीन वाली जो बात कर रहा था कि सबसे पहली बात ये है कि वैक्सीन जो है ना ये 14 किस्म की वैक्सीन अप्रूव्ड हैं और कई ममालिक ने बनाई हैं, ठीक है, अमेरिका के अंदर भी है, और फाइज़र ठीक है नो डाउट सबसे ऊपर उसका नाम आ रहा है, जॉनसन एंड जॉनसन भी है, यूके वेरिएंट्स भी होंगे, फिर जर्मनी, फ्रांस हो गया, टर्की ने भी इवन एक अपने एक्सपेरिमेंट किया, इंडिया ने भी किया था एक्सपेरिमेंट, वो कामयाब नहीं रहा, वो एक अलग बात है। रशियन वैक्सीन है, चाइनीज़ वैक्सीन, हम तो ले ही तोहफे रहे हैं सिर्फ कि बस तोहफ़ा देते जाओ हमें अगर, तो हम वैक्सीन लगा लेंगे। इससे कम से कम एक चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्योंकि इतने वैरायटी ऑफ ऑपोजिट नेशन से ये काम हो रहा है ना वैक्सीन का, तो लिहाजा ये नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता कि सारे के सारे जो चाइना से लेके तो अमेरिका से लेके तो टर्की और ये रशिया और ये सारे के सारे वो उसमें ट्रांसमीटर्स डाल रहे हैं उसके अंदर। वैक्सीन अवेलेबल है, अब चाहे ख़रीदें जाके, प्राइवेटली जो मार्केट गवर्नमेंट ने जो अब उसको अवेलेबल किया जाके ख़रीद लें। अगर आप साइंटिस्ट हैं, आपके पास लैब है, तोड़ के देखें उसमें आपको कहीं से कोई नैनो ट्रांसमीटर नज़र आता है, माइक्रोस्कोप में डाल के देखें उसे, कोई नज़र आएगा उसके अंदर। कोई अकल की बात करनी चाहिए। अगर या तो ये होना कि आपके पास कोई सबूत हो, आपके पास वैक्सीन सारी अवेलेबल, 14 की 14 उठा के देखें किसके अंदर ट्रांसमीटर है, भाई किसके अंदर है। अगर है तो वाकई पे प्रूफ के तौर पर शेयर करें, अगर वाकई निकलता है तो प्रूफ के तौर पर शेयर किया जाए कि हाँ ये देखें हमने एक्सपेरिमेंट किया था। और दूसरा ये कि पाकिस्तान को किसने रोका है कि आप वैक्सीन ना बनाओ, हमें किसने रोका है? कोई कानून है दुनिया का कि हमें वो पाबंद कर रहे कि आपने वैक्सीन नहीं बनानी, सिर्फ हमसे लेनी है? वो तो सिर्फ नलायकी है ना हमारी, सीधी सी बात है, हमारी नलायकी। और क्या है ये? हमारी नलायकी है ना कि हम अपना डैम खुद नहीं बना सकते। हमारे इंजीनियर्स जो हैं तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, लेकिन इतने नलायक सारे के सारे कि एक डैम नहीं बना सकते, तो हमें चाइना और टर्की और पता नहीं किन किन ममालिक की ज़रूरत पड़ती है हर बात। ये तो हमारी नलायकी है ना कि हमारे पास जो है वो पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और ये सब कुछ जो है इतने सालों से पाकिस्तान न्यूक्लियर वो है, लेकिन नया जब भी कोई करना होगा तो हमें कोई चाइना की सपोर्ट चाहिए, हमें किसी और की सपोर्ट चाहिए कि और भी प्लांट लगा के दो हमें। हम तो रोड अपनी नहीं बना रहे। वो आइडिया बिल्कुल ठीक था कि जब पहली मोटरवे जो M2 जिसे आप कहते हैं, ये कोरियन कंपनी ने आके बनाई थी और उस नवाज शरीफ के दौर के अंदर, क्योंकि अदरवाइज़ जिसे कहते हैं ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, अदरवाइज़ अगर हम लोग खुद बना रहे होते ना मोटरवे, तो हम तो एक हाईवे की तरह ही बना लेते हैं, GT रोड की तरह होती, दोनों तरफ दुकानें मुसलसल लगी हुई हैं और बस आप जाते जा रहे हैं, और मस्जिद आ रही है तो जुम्मा इतने बजे होगा उसके अंदर लिखा होगा, और जहाँ पे मज़ार आ रहा है तो झंडियाँ लगी होंगी और जाके मज़ार पे पैसे भी डालते जाओ मुसलसल। या जैसा जाएँ तो यूनिवर्सिटी के लड़के और वो जो होते हैं कॉलेज के लड़के, वो बसों वैगनों को रोक के खड़े होते हैं कि हमने फ्री जाना है। हमने तो वो बनानी थी।
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की हद तक बात ठीक है। आगे जिस तरह हुआ था कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर के जो फिर M1 और M3 जो है वो हमने लोकली बनाई थी। टेक्नोलॉजी आ गई, आपने समझ लिया कि अब किस तरह की चीज़ होती है। भाई डैम्स बना लिए, एक आध बना लिया आपने एयरपोर्ट से लेके तो हर चीज़ आपने दूसरों को ठेके पे ही देनी है। हमारी नलायकी है। तो वैक्सीन वाले मामले के अंदर हमारी नलायकी, हम क्यों नहीं अपनी वैक्सीन बना सके। अब अगर नहीं बना सके तो कम से कम भाई अब बजट निकाल के उसके ऊपर ख़र्चा तो करें ना। अगर आपने करना है लोगों की वैक्सीन के ऊपर तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा ख़र्चा करें, उसके ऊपर एक ख़ास लेवल तक जो है ना वैक्सीन लोगों को लगा के जो वनरेबल जो है उसको करके और आप आगे प्रोसीड करें उसे। तो अगर आपके भी घरों के अंदर कोई बड़े हैं तो वैक्सीन अगर लगाई जा सकती है तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई गुनाह नहीं है कि इसके अंदर कोई वो नहीं है। और जितनी भी थ्योरीज और वो हैं वो कॉन्स्पिरेसीज़ हैं आगे जाके, बल्कि हालात ऐसे ही जाने हैं, बढ़ना ही उस चीज़ ने उस तरफ है कि जिस तरह सऊदी अरब ने कह दिया उम्रा और हज नहीं हो सकता जब तक आप वैक्सीनेट नहीं होंगे। यूएई ने कह दिया कि रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, जो इवन रेजिडेंट्स भी हैं उनके, चाहे वो लोकल हैं चाहे वो एक्सपर्ट से मुख्तलिफ मुल्कों के काम कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड होगी मूवमेंट। जो लोग वैक्सीनेट नहीं करते अपने आप को, उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी। तो आगे जाके हालात ही ऐसे पैदा हो जाएंगे इवेंचुअली कि वैक्सीनेशन जो है ना वो एक ख़ास मजबूरी बन जाएगी। जब तक कम से कम हम ये नहीं कह सकते कि ये हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती। ये वर्ड बिल्कुल सही है कोविड के बारे में और कोरोना के बारे में कि अनप्रेसिडेंटेड है। ये अनप्रेसिडेंटेड है जिस तरह का अभी चल रहा है। 100 साल पहले वो जो स्पेनिश इन्फ्लुएंज़ा था उसके अंदर भी ये था, मास्क लोग लगाते थे और उसके अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस किया जा रहा था और उस तरह करके। लेकिन क्योंकि तब टेक्नोलॉजी का ये दौर नहीं था जो अब है, एयरप्लेन्स और एयर ट्रैवल इस तरह का नहीं था और टेक्नोलॉजी इस तरह की नहीं थी, तो इसलिए उसने ना सोशल फैब्रिक को चेंज नहीं किया। इस कोविड क्राइसिस ने सोशल फैब्रिक चेंज कर दिया है। ये लैब में बना या ये नेचुरल वर्ल्ड के अंदर बना, दोनों सूरतों के अंदर फैब्रिक चेंज हो गया है। अब इस वक्त हर चीज़ आपकी ऑनलाइन हो रही होगी। अब आपकी इस वक्त जो है ना वो मीटिंग्स और स्कूल्स और एजुकेशन और आपकी हर चीज़ है ना वो ऑनलाइन है। और जब ऑनलाइन आ रही है तो बस अब आप मालूमात आप सोच लें आप किसको प्रोवाइड करते जा रहे हैं मालूमात। सोशल फैब्रिक जो है ना वो इसने चेंज कर दिया। हमारे यहाँ तो अभी भी हम कैश में कर रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे बाहर के ममालिक के अंदर भी और दुबई के अंदर तो मैंने ख़ुद भी देखा है कि अब उसको वो कहते हैं कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट्स। कार्ड्स होते हैं ना जो एटीएम और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो उनके अंदर बाद में देखा होगा कुछ कार्ड्स के आगे ना वो एक एरोज वो बने होते हैं, वेव्स बनी होती है ना, वो NFC कार्ड्स होते हैं कि जो टैप करना होता है और आपने वो उसके थ्रू पेमेंट करनी होती है। उधर उन्होंने एकदम से उसको रोल आउट किया है, सब जगहों के ऊपर रोल आउट कर लिया। अब आपने जो है ना उसको आपने कार्ड ना बंदे को पकड़ाना है ना बंदे ने कार्ड पकड़ना है, ना आपने एक पिन कोड डालना है उसके अंदर, ना आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं अभी हो रही होगी ना आपने दिरहम देने। अब आपने क्या करना है, सिंपल कार्ड जो है वो पेमेंट डिवाइस के ऊपर टैप करना है और वो उसको रीड कर लेगा, ठीक है। इल्ला ये कि अगर आपने कुछ और इन सिक्योरिटी मेजर्स उसके अंदर डाले वो एक अलग बात है। तो सोशल फैब्रिक है ना वो सारी पेमेंट्स का जो मामला है ना वो इस तरह जाना शुरू हो जाएंगे। एक और मैं करूँगा इंशाल्लाह लेक्चर जिसके अंदर मैं टेक्नोलॉजी और ये क्रिप्टो करेंसी और इन टॉपिक्स को मैं टच करूँगा, लेकिन वो एक अलग मौजू है, वो बात का मौजू है। तो इस कोविड ने जो ऐसा नफ्से नफसी का हालात पैदा किए हैं कि लोग ने कहाँ कश्मीर और कहाँ फ़लस्तीन और क्या, और अभी जो कुछ हो रहा है वो आप लोग ख़ुद देखें न्यूज़ के अंदर कि, और हम कितने ज़्यादा रिलैक्सड हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की मिसाल जो थी वो एक जिस्म की मानद से तशबीह दी थी। जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ होती है, पूरा जिस्म जो है ना वो उस तकलीफ़ को महसूस करता है। ये हो नहीं सकता कि आपके कोई एक मसल पुल हो जाए आपका और आप कहें कि भाई ये वाला मसल पुल हुआ है, बाकी तो मेरी बिल्कुल जो है मेरी बॉडी ठीक है, मुझे तो कोई और फ़र्क नहीं पड़ा, तो आई डोंट केयर एट ऑल। ये हो नहीं सकता कि आपका सिर्फ सोर थ्रोट हो, गले में आपके बहुत ज़्यादा दर्द हो क्यों ना, और आप कहें कि मेरी बाकी तो पूरी एक्टिविटीज़ नॉर्मल है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो लोकल मसला है ये तो एक। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कलमात जो हैं, अब ये कलमात सच्चे हैं या हमारे जो हरकतें हैं वो सच्ची हैं, तो हम तो वो उम्मत के, उस मुस्लिम होने के और उस मोमिन होने के क्राइटेरिया को मीट ही नहीं कर रहे हम लोग। तो गवर्नमेंट जो है वो बजाय एक बेहतर पॉलिसीज़ की तरफ जाएं, बेहतर उसको एग्रेसिव पॉलिसीज़ की तरफ जाएं, और गवर्नमेंट का काम जो है ना वो असल में अच्छे हालात पैदा करना होता है। शेल्टर होम्स के ऊपर तवज्जो, प्राइमरी तवज्जो शेल्टर होम्स के ऊपर, लंगर खानों के ऊपर ही प्राइमरी फोकस हो जाए। उस गवर्नमेंट ने फिर क्या करना है? अब इसके बावजूद कि इतना रोना धोना डाला हुआ है उस तरह करके, अब 3 साल होने के आ गए हैं, अब आप देखें गवर्नमेंट जो है ना वो अचानक से वो देखें मुल्तान में ये 30
अरब रुपए का ये बजट अनाउंस हो रहा है। सिंध में गए हैं तो 400 अरब से ज़्यादा का बजट अनाउंस हो रहा है, 350 अरब से ज़्यादा का बजट अनाउंस हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान में जाके। इतने अरबों रुपए का आप अचानक बजट अनाउंस करना शुरू हो गए हैं, अचानक आप जो ब्यूरोक्रेसी है उसको बुरा भला कहना शुरू हो गए हैं, और फॉरेन मिनिस्ट्री को आपने इतना वो कर लिया जिसके तहत आपको सिर्फ ये लालच है कि अभी क्योंकि अगले अब बजट की तरफ हम बजट कह रहा हूँ, इलेक्शंस की तरफ हम जल्दी जा रहे हैं, अब कम टाइम रह गया, अब कोई तो काम करने, अब हमें कितना अर्सा आवाम को ये कहते रहना है। ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये पैसे कहीं से भी नहीं आएंगे, सिर्फ लोकल नोट छापे जाएंगे और कुछ भी नहीं होना, और कुछ भी नहीं होना। हम तो इसी में खुश हैं कि यूएई ने हमें वो जो 2 बिलियन का लोन था ना उसको एक्सटेंड कर दिया, हम तो इसी में खुश हैं। और मोहम्मद बिन सलमान ने जो बुलवाया हमें, और वो कल की खबर क्या थी कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और ये बहुत बड़े MOU साइन हुए हैं, और घूम फिर के डेवलपमेंट बजट्स हैं क्या, या प्रोजेक्ट्स क्या हैं, वर्थ क्या है, $500 मिलियन। और बस मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हमारी बस घूम फिर की इतनी सी वैल्यू है, हमारा मकाम ही नहीं है इससे ऊपर कि हम 1-2 बिलियन से ऊपर की कोई बात कर सकें। कश्मीर के मामले के अंदर बीजेपी ने कोई लचक दिखाई, साफ कहा था, अमित सिंह ने भी कहा था, अमित शाह ने भी कहा था, और बाकी बीजेपी की भी लीडर्स ने कहा था कि अब हमारा अगला टारगेट वो आज़ाद कश्मीर वाला है, गिलगित बल्तिस्तान है हमारा टारगेट। और उन्होंने कहीं से कोई लचक दिखाई। भाई ये वही गवर्नमेंट है, ये वही गवर्नमेंट है जिसने ये सब कुछ किया था। इमरान खान ने गवर्नमेंट के आने के ऊपर कितने अच्छे वो बातें की थी कि ये हमारे ताल्लुकात ऐसे होंगे, हम दोस्ती का हाथ बटाते हैं वगैरह। भाई आपको एक दफ़ा आपने कह दिया ना, बाद में आपने पार्लियामेंट में ख़िताब किया कि हमने तो जो है ना एक ऑलिव ब्रांच दी थी, उन्होंने हमारे साथ ये किया वो किया और हमें धोखा दिया, और या उनके इरादे ये थे और वो हिटलर और ये वो उस तरह के। फिर आप उसी धोखे में जा रहे हैं, फिर उसी धोखे में जा रहे हैं आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है किताबुल अदब सही बुखारी के अंदर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युल्दगुल मुमिनु मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन। एक मोमिन जो है उसकी पहचान क्या है? एक मोमिन एक ही बिल से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता, एक ही बिल से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता। एक गलती वो दोबारा नहीं करेगा मोमिन। एक पहली गलती हो गई आपसे, लेकिन मोमिन की पहचान जो है, जो इदराक रखता है, समझता है, वो दोबारा सेम ब्लंडर सेम गलती नहीं करेगा। और बिल्कुल हम वही गलती करने जा रहे हैं, वही गवर्नमेंट है। या तो हम कहना है कि हाँ नए इलेक्शंस हो गए थे इंडिया में, आर्मी के चीफ उनके बदल गए हैं, उनकी लोकल जो गवर्नमेंट है वो बदल गई है, प्राइम मिनिस्टर कोई और आ गया है, और उसके बाद जो है वो चाह रहे हैं कि नहीं अब हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हम लोग एक अपना एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करें हम लोग। तो हम कहें हाँ ठीक है अब एक और मौका दिया जाए। वही गवर्नमेंट है और आप जना बस प्यार मोहब्बत की पिंगे बनाना शुरू हो गए उनके साथ। कश्मीर का तो लग रहा है कि शायद मोस्ट प्रॉब्ली ना, जिस तरह इंडिया तो नहीं हाथ पीछे रोक रहा, और उन्होंने अपनी डेमोग्राफिक भी चेंज कर ली है, कानून भी आइन भी चेंज कर लिया, और वो उसके अंदर ना एथनिक क्लिनजिंग की तरफ भी जा रहे हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा कि पाकिस्तान ने भी, आपने देखा है कि हमने भी गिलगित बल्तिस्तान के बारे में एक लॉ पास कर लिया, आज़ाद कश्मीर को भी एक स्पेशल स्टेटस था, हमने भी नया मैप दे दिया जिसके अंदर आज़ाद कश्मीर को शो कर रहे हैं। शायद ये वो जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर जो डिसीजन डिस्कस हो रही थी कि घूम फिर के बस हम इसी के ऊपर ही खुश हो जाते हैं कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, ये हमारा बॉर्डर है, ये आपका कश्मीर है, ये हमारा कश्मीर है, और विद इन कश्मीर जो ट्रैवल होगा ना उसको आसान कर लिया जाएगा। विद इन कश्मीर ट्रैवल जो है वो आसान होगा, एक्सेस मिल जाएगी उनके साथ, उनकी ज़ातियाँ इंश्योर नहीं होगा कि इंश्योर हों, और यहाँ पर इस तरह करके। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना वो गवर्नमेंट जो है वो इन लाइंस के ऊपर सोच रही है। यानी कि अभी तो वो कह रहे हैं ना कि पीस डव बने हुए हैं ना, अभी तो अमन के फाख्ताएँ बने हुए हैं, तो इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली वो इन लाइंस के ऊपर ही सोच रहे हैं। ऑल दो उसके बारे में कोई बात गवर्नमेंट आउट नहीं कर रही है। अभी शेयर ज़रूर किया है जर्नलिस्ट के साथ, जिस तरह मैंने बात की थी कि कोई ना कोई प्लान्स हैं, कोई ना कोई चीज़ अंडर हैंड चल रही है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली वो इसी प्लान के ऊपर सोच रहे होंगे रिग्रेटफुली। फ़लस्तीन की तरफ आएँ तो फ़लस्तीन की तरफ जिस तरह से हमने बिल्कुल उसको बुरी तरह डिज़र्ट किया हुआ है। हालांकि ये हदीस जो मैं मल्टीपल टाइम्स पहले भी कोट कर चुका हूँ मुस्नद अहमद की, अगरचे ये ज़ईफ़ दर्जे की हदीस है, लेकिन जो मस्जिद अक्सा के ऊपर भी मेरे लेक्चर्स थे उनके अंदर मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स उसको मैंने शेयर किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के एक गिरोह का जिक्र किया था, ताइफ़तुम मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से एक गिरोह ऐसा होगा जो हक़ के ऊपर कायम रहेगा, और बाकियों का फिसल जाना मुड़ जाना उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें तो फ़र्क पड़ जाता है ना एकदम से कि ओहो ये तो यूएई ने यूँ कह दिया, सऊदी अरब ने यूँ कह दिया, उनको कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। और जब आपसे पूछा गया था कि ये कौन होंगे इतने साबित कदम,
पे इतने साबित कदम ये कौन होंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैत मक़दस व अकनाफ़िहिम बैत मक़दस, कि वो होंगे जो बैतुल मक़दस के रहने वाले और उसके इर्द गिर्द रहने वाले होंगे मुसलमान। उनको सर्टिफाई किया हुआ है, ऑल्दो हदीस ज़ईफ़ है लेकिन हमें नज़र आ रहा है। और अभी भी आप ये वीडियोज़ और वो देखें कि किस तरह से जो है ना वो साबित कदम है उसके ऊपर। और मैंने जो अपने लास्ट जो हुआ था इसकी रिकॉर्डिंग 2020 के शुरू में हुई थी, ट्रंप ने भी इतने बड़े बड़े पैकेजेस दिए थे कि ये आप एग्री करें, इसके ऊपर एग्री कर लें तो आपको ये दे। उन्होंने कहा हमने इनमें से कोई चीज़ नहीं ले ली, आउट राइट इट वॉज रिजेक्टेड, इट वॉज रिजेक्टेड। तो ये जो हालात जा रही हैं जिस तरफ, ये हालात जा रहे हैं जिस तरफ कि अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान से निकल रहा है, अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है तो, और निकलना चाह रहा है, नहीं कि वो बस स्पीड अप करना चाह रहे हैं इस प्रोसेस को, निकल रहे हैं। ट्रंप के बाद बाइडन ने भी उसको, यानी कि इसका मतलब ये है कि उनकी पूरी इस्टेब्लिशमेंट इस बात के ऊपर पक्की है कि हमने यहाँ पे नहीं स्टे करना। अमेरिका का अभी इराक़ के बारे में भी कोई और प्लान नहीं है, यानी कहते हैं भूल नहीं जाता, जैसे कोई सीरिया को भी जैसे कहते हैं भूल गए हैं, हमने तो बहुत तबाही मचा दी थी, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमें इतने ज़्यादा क्रिएट कर दिए हैं इधर और इतना कुछ कर दिया, लेकिन अब भूल गए हैं। लीबिया में क्या हुआ, नेटो ने जिस तरह से वहाँ पे जो है ना जो गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए और जो क्राइसिस क्रिएट कर दिए, और लोकल प्रॉब्लम जो यमन के अंदर आ गई हैं, भूल गए हैं, वो सब भूल गए हैं। हमें कोई परवाह नहीं इस चीज़ की, हम जा रहे हैं यहाँ से, हम जा रहे हैं। और जब हम जा रहे हैं तो अब इसराइल के लिए हम आए थे ना असल में प्रोटेक्शन के लिए, जिस तरह वो मैंने अननोन डार्कनेस और उन लेक्चर्स के अंदर वो जो 8 साल 9 साल पहले किए थे उनके अंदर मैंने जिक्र किया था कि अमेरिका की स्टेटमेंट्स थी अपनी कि ये हम सारा कुछ कर रहे हैं इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए। इसराइल तो अब इसराइल उस पोजीशन में है कि अब इसराइल को प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसराइल अपने मैटर्स मिडल ईस्ट के अंदर अब खुद लीड कर रहे हैं। ये हदीस भी अबू दाऊद की मैंने पहले शेयर की हुई है, हसन दर्जे की मल्टीपल टाइम्स, कि जिसके अंदर माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उमरानुल बैतुल मक़दस से ख़राबु यसरिब, कि जब जेरूसलम जो है बैतुल मक़दस यानी कि जेरूसलम जो है वो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर आएगा, वो फ्लरिश करेगा एट द कॉस्ट ऑफ यसरिब, एट द कॉस्ट ऑफ यसरिब वो फ्लरिश करेगा। मदीना की रियासत जो थी और जो अपने हम कहना कि एक माइट के ऊपर आई थी, इमेजिन करें जिस तरह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। पर्शियन एम्पायर जो है उसके बिल्कुल से कहते हैं तबाह बर्बाद होकर रह गया। पर्शियन बादशाह को चाइना से असाइलम लेने की ज़रूरत पड़ी तो उसको अपील कर रहा था कि किसी तरह से मुझे तुम तहफ़्फ़ुज़ दो। रोमन जो वफ़द है वो हज़रत उमर से मिलने आ रहे हैं और वो वाक़यात हमने पढ़े हैं कि वो मस्जिद में आराम से सो रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि इनका महल किधर है भाई, यहाँ पे कहाँ है, वो सारे वाक़यात, उन सब चीज़ों को इमेजिन करें कि रोमन एम्पायर से आ रहे हैं इतनी दूर, जो आज तक उन्होंने कभी बॉदर भी नहीं किया कि अरब के अंदर कौन होता है, कभी केयर तो करें, सवाए उन्होंने कहा बस ये ऐसी बस कोई नोमैटिक ट्राइब्स रहते हैं इधर। तो कहाँ पे वो मुसलमानों की वो हैसियत हो गई थी। जेरूसलम में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब आए हैं तो दरवाज़ा खोला गया उनके लिए, और इतना अदल और इंसाफ के ऊपर यकीन था कि यहाँ पे कोई ज़्यादती नहीं होगी। इनफैक्ट चर्च ऑफ़र की गई थी, चर्च ऑफ़र की गई थी, नमाज का टाइम आ गया, अब यहाँ पे पढ़ लें। और ये हमारी फ़िक़्ह के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक सिर्फ टीज़र छोड़ रहा हूँ यहाँ पे कि हज़रत उमर ने ये नहीं कहा था कि यहाँ पे नमाज हो ही नहीं सकती। उन्होंने सिर्फ ये कह दिया था कि अगर मैंने यहाँ नमाज़ पढ़ ली ना तो फिर आइंदा आने वाले मुसलमानों को जवाज़ मिल जाएगा कि वह दूसरों की इबादत गाहें जो है ना उनको कब्ज़ा करना शुरू हो जाएंगे, दूसरों की इबादत गाहों के ऊपर वो कब्ज़ा करना शुरू हो जाएंगे। उस दौर को इमेजिन करें कहाँ मदीना की वो था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर हालात ऐसे बदलना शुरू होंगे कि इवेंचुअली क्या होगा, मदीना की कोई हैसियत नहीं, ज़ीरो हैसियत है मदीना की। मदीना को तो किसी ने अब दारुल अपना खिलाफा बनाना भी पसंद नहीं किया ना, जो बाद में जितने भी दौर आते रहे हैं, मदीना दोबारा दारुल खिलाफा भी नहीं रहा। और सारी अब जो है वो जेरूसलम की तरफ तवज्जो चली गई। अमेरिका ने अपनी एम्बेसी मूव करनी शुरू कर दी, और कितने जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने एम्बेसीज़ को मूव करने के बारे में कह दिया कि ये चीज़ें मैं शेयर कर चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा उन चीज़ों की डेप्थ में नहीं जा रहा। तो जेरूसलम जो है वो एक वर्ल्ड स्टेज के ऊपर सामने आ रहा है। फिर जेरूसलम जो है, अब मैं इसराइल इस्तेमाल करूँगा लफ्ज़ क्योंकि वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसराइल जो है क्योंकि वो अपना कैपिटल कह रहा है अब मेरा जेरूसलम होगा, और एम्बेसीज़ यहाँ पे मूव होना शुरू हो गई हैं। सारी बात है, इनामात मिलेंगे जो जो एम्बेसीज़ अपनी यहाँ पे मूव करेंगे। कोविड के अंदर वो अब एक सक्सेस केस बन के सबसे आगे सामने आया। फेस मास्क, खबरें पढ़ें जाके, फेस मास्क जो है वो ख़त्म हो गया वहाँ पे। उन्होंने कह दिया पब्लिक के अंदर ना कोई करने की ज़रूरत नहीं है, हमने मैस स्केल के ऊपर वैक्सीनेशन कर ली है, हमने मैस स्केल के ऊपर चीज़ें अचीव कर ली हैं।
इसराइल ने ये जो किया ना कि पूरी दुनिया के अंदर अभी कोविड है, ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन देखें हम इन द मिडल ऑफ द अर्थ, द मिडल ऑफ द अर्थ, एक तो न्यूजीलैंड है ना कि अलग से एक जजीरे के ऊपर है तो सेफ़ है, इन द मिडल ऑफ अर्थ टूरिज़म भी आ रहा है वहाँ पे, हमारे टूरिस्ट भी जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम उससे आगे आ गए। यहाँ पे आप बाकी पूरी दुनिया भी क्राइसिस में है। वो सारी ख़बरें पढ़ के ना मुझे बिल्कुल याद आ गया कि जो वर्ल्ड वॉर जी एक मूवी देखी थी मैंने, फिक्शन मूवी है, ज़ाहिर बात है, वो ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। वर्ल्ड वॉर जी जेड चैनल वो ज़ॉम्बीज़ के लिए था, ज़ॉम्बीज़ हैं और वो जिस तरह होता है कि वो बीमारी फैलती जा रही है और वो एक ज़ॉम्बी दूसरे को बाइट करता है या जो भी करता है तो आगे वो भी मरने के बाद दोबारा ज़ॉम्बी बन जाता है, वो उस तरह की जो स्टोरी होती है। उसमें उन्होंने एक शहर दिखाया था सेवियर पूरी दुनिया का, जेरूसलम। जेरूसलम ने अपनी सिक्योरिटी बहुत टाइट की हुई है, वॉल्स की हुई वगैरह। दैट इज़ द ओनली प्लेस ऑन अर्थ जहाँ पे लोग जाके रेफ्यूज हासिल कर रहे हैं। एक लाइट हाउस है पूरी दुनिया के लिए वो। उस मूवी के अंदर उन्होंने पूरा ये प्रोजेक्ट किया और वहीं से जो है ना वो फिर अगर एक सक्सेस स्टोरी पे जाते हैं, वो एक स्टडी कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं कि किस तरह से इस बीमारी को हमने टैकल करना है, यानी कि इस प्रॉब्लम को। है फिक्शन मूवी, लेकिन मुझे बिल्कुल यूँ लगा कि वो चीज़ उन्होंने बिल्कुल वहाँ पे ना मूवी के अंदर प्रोजेक्शन करके दिखाई है। जब मैं अगला लेक्चर वो करूँगा जिसका मैंने जिक्र किया टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी वगैरह, तब ये फिर उसके अंदर जिक्र करूँगा कि अभी तो ये है ना बिटकॉइन हो गया और ये फलानी क्रिप्टो करेंसी वगैरह, अभी कोई हेड नहीं कर रहा उसे, फिर कौन हेड करेगा, किस तरह से इसको लीड किया जाएगा, उसका जिक्र अब हम तब जाके उसके अंदर करेंगे। तो दोबारा विज़िट करते हुए वह ख़राब यसरब खुरूजुल मलहमा, और जो यसरब का जो तबाही है या उसके अंदर ये जो उसका डिके है वो रिज़ल्ट करेगा, यानी कि ये जब वर्ल्ड स्टेज हो जाएगा, जेरूसलम आगे क्राउन सिटी बनता जा रहा है और बन जाएगा, तब मलहमा का स्टार्ट होगा, बड़ी जंगें, बड़ी जंगें। ये वो है जिसके बारे में आर्मगेडॉन कहा जाता है बाइबल के वर्सेस के अंदर, कि बहुत बड़ी जंग होगी, ह्यूमैनिटी ने बहुत तबाह होना है और ये होना है, और बहुत सारी हदीस के अंदर भी है कि बहुत हलाकतें होनी है। तो ये जो फ़लस्तीन का पॉइंट था, ये जो पॉइंट था कश्मीर वाला, इट हैज़ बीन ओवर 70 ईयर्स नाउ कि ये प्रॉब्लम प्रसिस्ट कर रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हम अलूफ़ हो गए इसके ऊपर। बेसिकली उम्मत मूड में नहीं है इसके ऊपर कुछ करने के लिए। तो प्रॉब्ली दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द ट्रिगरिंग पॉइंट कि कोई जंग इसकी बुनियाद के ऊपर होनी है। इसके ऊपर कुछ होना होता है तो बहुत कुछ हो चुका होता अब तक। यानी कि ये नज़र आ रहा है कि हम पाकिस्तानी जितने मुजरिम हैं, बाकी मुसलमान ममालिक जितने मुजरिम हैं, अल्लाह और मुसलमानों के अदालत के आगे, तो लेकिन होना वाला कुछ नहीं है इसके अंदर। इस हदीस के अंदर जो अगला हिस्सा मिलता है उसका भी अगेन मैं मल्टीपल जिक्र कर चुका हूँ, और इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका लिंक मैं किस तरह कर रहा हूँ। वखुरूजुल मलहमतिन फ़तहुल कुंस्तांतिनिया, और जो खरूज होगा इन मलहमा का, इन जंगों का, वो रिज़ल्ट करेगा इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल के ही ऊपर मैंने जो पिछले साल के अंदर एक बहुत लेंथी लेक्चर्स किए थे, बहुत लेंथी लेक्चर्स थे। आई बिलीव उनका अगर टोटल लेंथ काउंट की जाए तो वो 9-10 घंटे की बन जाती है, उन तीनों को अगर एडअप किया जाए। अब वो बात उसको सारा वो रखें पीछे, वो जो 9-10 घंटे उसके अंदर सारी बात बताई थी, जहाँ पे आके बात को कंक्लूड किया था। ये मलहमा जो है जिसके नतीजे में कुंस्तांतिनिया ने फ़तह होना है, जिसके नतीजे में आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वफ़तहुल कुंस्तांतिनिया खुरूजुद दज्जाल, इवेंचुअली दज्जाल ने आ जाना है सामने, फिर दज्जाल ज़ाहिर हो जाएगा। इसको अब हम पुराने बैकग्राउंड के साथ जोड़ते हैं कि ना फ़लस्तीन का ज़िक्र है मलहमा के साथ, ना ज़िक्र है कश्मीर का, ज़िक्र है कुंस्तांतिनिया का। लेक्चर की बात नहीं समझ लगेगी जब तक वो पिछले वाले जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि वो जो सीरीज़ है ना वो पूरा नहीं करते, क्योंकि आप समझ लें कि ये उसकी कंटिन्यूटी है, उसके आगे उसको जोड़ा जा रहा है उसके साथ। ये मैंने मैप शेयर किया था आपके साथ सुलेमान द मैग्निफिसेंट का 1566 और या 974 हिजरी के मुताबिक। ह्यूज एम्पायर था ये। इसके अंदर अगर आप इसका स्केल ये देखें इसका, तो मिडिल ईस्ट के अंदर देखें कहाँ कहाँ पहुँचा हुआ है। जो बहरीन तक का इलाका जो था, ये जो इराक़ वाला इलाका, बसरा, जॉर्डन, सऊदी अरब का नीचे ये अदन, यमन तक के इलाके, कायरो से लेके ऊपर ट्रिपोली और मोरक्को से पहले तक का जो सारा एरिया था, ये यूरोप के अंदर बाल्कन स्टेट सारे, ऑस्ट्रिया का वियना के बॉर्डर लाइन के ऊपर आप समझ लें।
कैस्पियन सी को इनगल्फ किया हुआ था, यूक्रेन जिसे आज हम कहते हैं, जिसको हम लोग क्राइमिया कहते हैं, इस सारे को इनगल्फ किया था। ऑलमोस्ट पूरा ब्लैक सी के ऊपर जो मोनोपोली थी वो इसकी थी। सुलेमान द मैग्निफिसेंट का मैप मैंने शेयर किया था, लेकिन उसी में ही एक्सप्लेनेशन उसकी फर्दर ये है कि लैंड के अतबार से ना थोड़ा सा और एक्सपेंड किया था। सुलेमान द मैग्निफिसेंट का जो ग्रैंड सन था मुराद द थर्ड, उसके टाइम के ऊपर लैंड के अतबार से सबसे ज़्यादा एक्सपेंड किया था। लेकिन सुलेमान द मैग्निफिसेंट टॉप क्यों है? क्योंकि उसके दौर हुकूमत के अंदर वो हर एतबार से वो पीक था, ऑटोमन एम्पायर का वो हर एतबार से वो पीक था। बाद में वो कंट्रोल, वो पावर और वो चीज़ें नहीं रही थी जो सुलेमान द मैग्निफिसेंट के दौर में थी। फिर मैंने ये अगला जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये 1478 वाला एक मैप, कि ये इसके अंदर 15वीं सेंचुरी का, कि वर्ल्ड ट्रेड जो था, जब तक वो अमेरिका डिस्कवर नहीं हुआ था, तो वर्ल्ड ट्रेड किस कदर था जो बॉस्फोरस से होके जाता था। और इसमें ये रशिया और उस तरफ जो सारा जाता था ना, वो ये ब्लैक सी की तरफ जाता था। ब्लैक सी जो था ना, वो आप कह लें कि वो एक मतलब जिसको आजकल के भी बहुत सारे ममालिक उसको इनगल्फ करते हैं, वो एक बेहतरीन लोकेशन थी जो उसका रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ बॉस्फोरस से थ्रू था। तो ह्यूज अमाउंट्स ऑफ जो मनी था इनकम होती थी वो आया करती थी। फिर क्योंकि इजिप्ट भी पास होता था, सारे ट्रेड रूट्स यहाँ से गुजरते थे, ह्यूज इनकम सोर्स था इसका। फिर उसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि इन द 15th और फिर ख़ास तौर पे 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी आगे ऑनवर्ड्स ये सरप्राइज़ आया था, रशियन एम्पायर आया था। 1453 के बाद से जब कॉन्स्टेंटिनोपल को फ़तह कर लिया था, तो ऑर्थोडॉक्सी जो थी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ये मैंने उसके अंदर भी जिक्र किया था, वो रशियन एम्पायर में मुंतकिल हो गई थी। मुसलमानों ने हैगा सोफिया को, या जो अपनी ज़ुबान में वो आया सोफिया बोलते हैं, उसको मुसलमानों ने मस्जिद बना दिया। सारी की सारी चर्चेज़ को मस्जिद नहीं बनाया था, हैगा सोफिया को ज़रूर बना लिया था उन्होंने मस्जिद। और उसके बाद उन्होंने रशियन एम्पायर जो था पूरा का पूरा, वो अब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का वो अब कह सकते हैं हम इमाम बन गया था वहाँ पे। उसके बाद से ऑनवर्ड्स वहाँ पे वो शिफ्ट हो गई थी। और ये फिर एक चपकलस जो थी वो रशियन एम्पायर की एक्सपेंशन, ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल वॉर्स हुई थी, 12 समथिंग वॉर्स हुई थी इनकी। उसमें फिर मैंने एक और मैप ये शेयर किया था, द क्राइमियन वॉर 1853 से 1856 तक। समझने वाली बात यूँ समझ लें कि कॉन्स्टेंटिनोपल के फ़तह करने के 400 साल के बाद जाके, ठीक है, 400 साल के बाद जाके ये एक जंग हुई थी। ये मैंने मैप शेयर किया था, उसके अंदर ये ब्लैक सी का ये सारा ग्रीन जो था ये ऑटोमन एम्पायर है, और जो ऑरेंज नज़र आ रहा है वो है सारा रशियन एम्पायर। और यहाँ पे मैंने बताया था कि फ्रांस ने सपोर्ट किया था फॉर क्रिश्चियन रीजंस, ब्रिटेन ने सपोर्ट किया था फॉर द फियर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रशिया, सपोर्ट किया था ऑटोमन एम्पायर को। ऑटोमन एम्पायर आगे था, फ्रांस और ब्रिटेन की पूरी ताकत हासिल थी, और इन 3 साल के अंदर दिवालिया हो गया था ऑटोमन एम्पायर का, और दबा के लोन्स लिए थे, 5 मिलियन पाउंड्स के करीब लोन लिया था। ऑटोमन एम्पायर जो है वो मकरूज़ हो गया था और उन कर्ज़ों में फंसा जो आखिरी दम तक नहीं ख़त्म हो सके। इसमें जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, अब मैं चाह रहा हूँ उस मैप को थोड़ा सा और गौर से देखें, वो ये था, सी ऑफ अज़ोफ जो है ये उसी तरह ही है जिस तरह के सी ऑफ मरमरा जो है वो दबा हुआ है टर्की के अंदर, ये दबा हुआ है यूक्रेन वाले एरिया के अंदर। और क्राइमिया जो है ना ये बहुत बड़ा पेनिनसुला है, बहुत बड़ा पेनिनसुला है, और उसका भी एक जो है स्ट्रेट जाती है जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर्स वाइड है, जो उस सी को ब्लैक सी से जोड़ती है। स्ट्रेटजिक लोकेशन इसकी बहुत हाई है, बहुत हाई स्ट्रेटजिक लोकेशन है। जो खानाइट ने वहाँ पे किया, तो तातार यहाँ पे आबाद होते थे, खानाइट यहाँ पे थी, क्राइमियन खानाइट जो थे इधर, उनके पास कोई बहुत बड़ी ज़मीन नहीं थी, लेकिन ये सारा स्ट्रेटजिक लोकेशन थी उनके पास, जो उन्होंने इतना अर्सा सर्वाइव किया था इसके ऊपर। तो ये क्राइमियन जो है ना ये तब से, यानी कि आप समझ लें कि बहुत इंपॉर्टेंस वैल्यू थी इसकी। अब हम आगे जाते हैं, यही मैप भी मैंने शेयर किया था, उसके अंदर USSR वाला, और USSR का सबसे बड़ी रियासत तो जारी बात है वो रशिया ही था, इटसेल्फ था, लेकिन उसके बाद ये उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये सारे ममालिक, तुर्कमानिस्तान, सारे ममालिक। लेकिन जो हम इस तरफ आते हैं, अब हम क्योंकि टर्की की बात दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आर्मेनिया जिसका मैंने जिक्र किया था उस लेक्चर के अंदर भी, अज़रबैजान जिनकी इन दोनों के भी रिसेंट जंग हुई है, ये सारे USSR का पार्ट होते थे। बेलारूस पार्ट होता था, यूक्रेन पार्ट होता था, क्राइमिया पार्ट होता था USSR का। और USSR ही की पावर और जो खौफ और हैबत थी, जिसके खौफ की वजह से जो टर्की था वो फिर 1952 के अंदर ना नेटो के पास चला गया।
यूरोप कभी भी कबूल नहीं कर रहा टर्की को यूरोपियन यूनियन के उसके अंदर, लेकिन नेटो के अंदर उन्होंने कर लिया, जबकि वो भी नॉर्थ अटलांटिक जो अलायंस थी ना वो स्पेसिफिक है सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के ऊपर, एक्सक्लूसिव कनाडा, अमेरिका और बाकी जो मेंबर्स 29 या 30 कंट्रीज़ हैं एज ऑफ टुडे जो उसके मेंबर्स हैं। लेटेस्ट एंट्री हुई थी 2017 के अंदर के। तो ये जब रशिया का ये स्टेट हो गया था कि यहाँ पे क्राइमिया उनके पास था और टर्की को खौफ के मारे कि यूएसएसआर एक्सपैंड कर रहा है, कि ऑल्दो मैंने तब एक्सप्लेन किया था कि अतातुर्क की जो अच्छी बातों में से एक बात ये थी कि अतातुर्क ने सम हाउ मेनटेन कर लिया था, बचा के रख लिया था कि ना तो वो अमेरिका की तरफ गया था और ना वो गया था यूएसएसआर की तरफ। ये वजह है कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर टर्की बचा रहा था उस जंग की तबाहकारियों से। लेकिन 52 के अंदर फिर जब यूएसएसआर जब एक दुश्मन बन के सामने आ गया था वेस्ट का, जिसको वो एलाइज अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक थ्रेट बन के आ गया था यूएसएसआर, तो डर के मारे उन्होंने नेटो को ज्वाइन कर लिया था। और अभी 53 तक जोसेफ स्टॉलिन था जो उसका लीडर था, वो ज़िंदा था, 53 में फौत हुआ था वो। अब रशिया जब यहाँ पर टर्की उसका हिस्सा बन गया और आगे उनकी जो एक रिफ्ट और वो चीज़ें चलती रहीं। अब जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसके बाद मैप के अंदर यूक्रेन एक अलग मुल्क है और क्राइमिया जो है वो उसका एक पार्ट है उसका, और रशिया जो है उसको दोबारा रशिया डिप्राइव हो गया है। मैप को गौर से देखें, रशिया डिप्राइव हो गया है वार्म वाटर सी से, वार्म वाटर सी से रशिया दोबारा डिप्राइव हो गया। जॉर्जिया आ गया, यूक्रेन आ गया, ये सारे ममालिक आ गए जिन्होंने वो मुल्क ले लिए थे। यूएसएसआर ने एक अटैम्प्ट क्या की थी, ये वाली अफगानिस्तान वाली, वो क्या अटैम्प्ट थी, इवेंचुअली वार्म वाटर्स की तरफ जाना था अफगानिस्तान में। अदरवाइज कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ तो नहीं थी। करंट रशिया जो था वो डिप्राइव था। व्लादिमीर पुतिन जो है, जो कि 99 के एंड के अंदर रशिया की उसको लीडरशिप मिली थी और तब से लेके अब तक ऑलमोस्ट एक वो बीच में उन्होंने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की एक शिफ्ट होती है, उसके अलावा एक थोड़ी सी एक्सेप्शन के अलावा ऑलमोस्ट थ्रू आउट ही हैज़ बीन लीडिंग रशिया फॉर ऑलमोस्ट 21 ईयर्स नाउ, ऑलमोस्ट 21 ईयर्स। और हम ये कह सकते हैं कि एक सरप्राइज़ है बहुत अच्छा। शायद अमेरिका ने शायद ये जो दजाली कुव्वतें हैं इन्होंने बहुत तबाहकारियाँ करनी थी अगर ये रशिया ना होता, क्योंकि बहुत सारे मौक़ों के ऊपर आप देखें कि सीरिया के प्लान्स उनके ख़राब हो गए जब रशिया बीच में कूद आया। और वो रशिया का आना भी एक सरप्राइज़ था, यानी कि इट वाज नॉट एंटिसिपेटेड कि रशिया आएगा। रशिया अचानक उसके अंदर आ गया, सीरियन वॉर के अंदर उसने हिस्सा ले लिया उसने, और उसके बाद जो है ना वो जो लग रहा था कि हाँ ये असद की हुकूमत, असद के हम बिल्कुल भी कोई फ़ैन नहीं किसी किस्म के। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो अमेरिकन प्लान था या ये जो एक एजेंडा था ना वो सारा डिस्टर्ब हो गया इसके रशिया के वहाँ पे आने से। रशिया ने जॉर्जिया के साथ एक अटेम्प्ट की थी, जॉर्जिया ने, कि किसी तरह से ना मैं अमेरिका के साथ कोई नेवल बेसिस या नेटो ज्वाइन करने की जब वो बात कर रहा था, जॉर्जिया कर रहा था अटेम्प्ट में, क्योंकि प्लान क्या था कि रशिया को हमने ब्लॉक करके रखना, रोक के रखना हमने, समहाउ रशिया जो है वो एक्सपैंड ना कर सके, यहाँ से आगे ना जा सके। टर्की ने दो बेसिस दी हुई हैं, एक नेवल बेस एक एयर बेस दी हुई है अमेरिका को, जहाँ पर नेटो की और अमेरिका, मेन अमेरिका की, और सबसे बड़ी प्रेजेंस प्रॉब्ली यहाँ पे होगी कतर और उसके एक्सेप्शन के अलावा। और दूसरा जो था वो था रोमेनिया। रोमेनिया ने भी अपने आप को अपनी 2014 के अंदर रोमेनिया ने अपनी कॉन्स्टेंटा जो अपनी बेस है वो दे दी थी, नेवल बेस इसको, जो कि ब्लैक सी में फॉल करती है। जो टर्की ने दिया हुआ है वो मेडिटेरेनियन सी में फॉल करते हैं नेटो के पास। जॉर्जिया भी इस तरफ जा रहा था कि रशिया ने एग्रेसिवली जॉर्जिया के ऊपर एक आप कह लें कि पहले जो उसका तरीका स्टाइल होता है उसका कि पहले मिलिशियाज़ के थ्रू एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बाद में उस जस्टिफिकेशन के साथ कि नारकी बहुत है तो हमने अब कूदना है बीच में, हम कूद पड़े और उन्होंने जाके उसकी जो इम्पोर्टेंट कोई पोर्ट्स वगैरह जो थी उस एरिया को सारे को ले लिया था। 2014 के अंदर जब अमेरिका ने ये काम किया कि यहाँ पे रोमेनिया के अंदर अपनी एक बेस बना ली, करी, रशिया ने सरप्राइज़, आउट ऑफ ऑल द सरप्राइजेस उन्होंने क्राइमिया के अंदर एंटर हो गया। यही मोस्ट स्ट्रेटजिक पेनिनसुला क्राइमिया के अंदर एंटर हो गया रशिया। और रशिया ने उस एंटर होने के बाद क्या किया कि उसको बग़ैर किसी प्रेशर में आए, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर यूरोप की तरफ से बहुत हुआ, अमेरिका की तरफ से हुआ, सैंक्शंस लगाई, दबा के सैंक्शंस लगाई गई बल्कि उसके ऊपर। लेकिन रशिया ने ये एनालाइज़ कर लिया कि आगे जिस तरफ बात जा रही है ना, इस वक्त अगर मैं बैठा रहा तो बात बहुत आगे आ जाएगी।
उसने बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ा और वहाँ पे जो तातार हैं उनकी जुल्म भी किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा जुल्म नहीं किया, क्योंकि तातार की जो एथनिक क्लिनजिंग है ना वो भी हुई है वहाँ पे, और रशियंस को भी वहाँ पे आबाद किया गया, और जियोग्राफिक्स है ना वहाँ के चेंज हुए हैं उधर के, नो डाउट। और यूक्रेन का एक हिस्सा तोड़ के उसने अपने पास अपनी कस्टडी में ले लिया। पूरी दुनिया ने बुरा भला कहा, लेकिन अब सोचें तो सही क्या होगा। ये मैंने व्लादिमीर पुतिन की कोटेशन पहले भी शेयर की हुई है कि उसने कहा था इन अ हॉट वॉर बिटवीन रशिया एंड अमेरिका, कोल्ड वॉर चल रही है ना, दोबारा से रिवाइव हो गई है कोल्ड वॉर, इन अ हॉट वॉर बिटवीन रशिया एंड अमेरिका नो वन विल सर्वाइव। और मॉडर्न वेपनरी जो है ना वो उस तरफ जा रही है कि ज़्यादातर जो है ना वो साइबर अटैक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और वो उस लाइन की तरफ ज़्यादातर चीज़ें जा रही हैं, ना कि कन्वेंशनल वॉर की तरफ। अब रशिया आ गया है, अब नेटो क्या करे, अमेरिका क्या करे, ऑप्शन क्या है उसके पास। कुछ भी मिलिटरीली करेगा तो क्या होगा, बड़ी जंग छिड़ जाएगी। तो ये तो वही चीज़ है जो कि अवॉइड हो रही है। दैट इज़ द सेम रीज़न कि कोल्ड वॉर क्यों चल रही है। कोल्ड वॉर ही क्यों चल रही है, इस रीज़न की वजह से कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते इसे कि एक हॉट वॉर हो जाए। यहाँ पे एक हॉट वॉर होगी तो तबाहियाँ हो जाएंगी हर तरफ। अभी रिसेंट जो है वो, क्योंकि हमारी सारी खबरें जो है ना वो लोकल चल रही होती है, हमारी पीडीएम ने ये कर लिया, फलाने ने ये कर लिया, शहबाज शरीफ बाहर आ गए हैं तो फलाने वो जो फिरदौस अक्षय कमान है उसने ये कर लिया, फलाना ये एक बेकार किस्म की जो है ना हम एक ख़बरों में लगे हुए हैं। इंटरनेशनल को स्कोप है ही नहीं, हमारा दिमाग जाता ही नहीं इससे बाहर हमारा। तो अगर ख़बरें फॉलो करें ना, ये मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। रशिया ने ना इस साल के शुरू से अपने मल्टीपल ना पहले 30,000 35,000 करते करते बढ़ाते बढ़ाते 1 लाख तक फ़ौजी जो है ना वो यूक्रेन बॉर्डर पे लाके खड़े कर दिया। 1 लाख तक यूक्रेन बॉर्डर पे लाके खड़े कर दिया। यूक्रेन का जो करंट हेड है, लीडर है जो, वो एक ज्यू है और वो एक सेलिब्रिटी फिगर है, जैसा ट्रंप होता था। अब वो यूक्रेन जो है वो ऑल आउट वॉर के लिए तैयार हुआ है इस वक्त। अमेरिका और नेटो की तरफ से इसकी खबरें अगर आप पढ़ें, इसकी बहुत डिटेल है कि वो वॉर्न कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं रशिया को, रशिया ये नहीं करना, रशिया आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। रशिया ने थोड़ा सा रिसीड किया, नंबर ऑफ सोल्जर्स कम किए, दूसरी तरफ से एकदम से अपनी नेवल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, नेवल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना रशिया ने एक और चीज़ ये हासिल कर ली कि सीरिया के अंदर उसको बेसेस मिल गई हैं, और सीरिया के ऊपर उसको, सीरिया क्योंकि लगता है मेडिटेरेनियन सी को, तो वहाँ पे भी उसको, ऑल्दो वो एक अच्छी पोर्ट नहीं है, इतनी बड़ी पोर्ट नहीं है कि बड़े शिप्स आ सके वहाँ पे, लेकिन बहरहाल उसको एक्सेस मिल गई है अब से वहाँ पे। अब यहाँ पर पॉलिटिक्स के अंदर, इस सारी पॉलिटिक्स के अंदर जो कि बहुत करीब है, जिस तरह ये ब्लूमबर्ग की मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर की कि एक कोलिजन कोर्स के ऊपर है अमेरिका और रशिया जिस तरफ आगे जा रहे हैं, और ये बहुत टफ टाइम है बाइडेन के लिए भी और उसके, कि वो क्या करेंगे, यानी कि रिस्ट्रेन करेंगे कि आगे प्रोसीड करते हैं इसके ऊपर। प्रोसीड करने का क्या मतलब है, कोई जंग हो जाएगी, फिर कोई बड़ी जंग छिड़ेगी, उसको कितना कंट्रोल करते हैं, कितना छोटा करते हैं। अब इस सारे साइड्स के ऊपर दरमियान में कौन फंस रहा है, टर्की आके फंस रहा है। हम नेटो के, पाकिस्तान जो है वो नेटो का मेंबर स्टेट तो नहीं है, लेकिन उसको नॉन नेटो एलाई बोलते हैं पाकिस्तान को। इस तरह हमको एक ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी होती हैं, इस तरह करके टर्की जो है वो मेंबर कंट्री है। वो जो मैंने 29-30 कंट्रीज़ का जिक्र किया, टर्की वो है, एक्टिव बेसिस दी हुई है उसने। लेकिन दूसरी तरफ उसके रशिया के साथ बहुत ताल्लुकात भी हैं, एक बहुत मिक्स ताल्लुकात हैं, और तिजारत जो ब्लैक सी के थ्रू है, और वो जो गैस और एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। वो टर्की के मैंने 2023 के प्लान्स आपके साथ शेयर किए थे, वो मिथ के बारे में भी जिक्र किया था कि जी शायद बॉस्फोरस उसको मिल जाएगा वापस और वो होगा, नहीं। एक्चुअली 1936 के अंदर टर्की ने ऑलरेडी एक माहिदा कर लिया था, स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये माहिदा हुआ था, जिसके अंदर टर्की को बॉस्फोरस की जो था कंट्रोल था वो मिल गया था। टर्की डिसाइड करेगा कि बॉस्फोरस से क्या मूवमेंट होगी। कमर्शियल मूवमेंट के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ ये है कि टर्की चार्ज नहीं कर रहा होगा उस चीज़ को। मूवमेंट का कंट्रोल है टर्की के पास, चार्ज नहीं करेगा टर्की। और मिलिट्री जो है ना वो, यस, वो टर्की एक यानी कि कहते हैं ना कि खुला हाथ नहीं दे सकता कि जितनी मर्जी मिलिट्री मूवमेंट हो सके। अब यहाँ पे हम एक और प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं, जिस तरह वो टर्की के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अभी हमने देखा कि ब्लैक सी के अंदर उसने मल्टीपल ऑयल एक्सप्लोरेशंस के ख़बरें आई थी कि टर्की ने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हासिल कर लिया है। अब ये रशिया के लिए ना एक बैड न्यूज़ है। एक तो टर्की अपने ना बॉर्डर्स को एक्सटेंड कर रहा है, या एक्सटेंड नहीं कर रहा कहना चाहिए, लेकिन बिल्कुल आखिरी लिमिट पे जा रहा है
कि हमने यहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग कर ली, ब्लैक सी की बात हो रही है, ज़मीन की बात नहीं हो रही, सी के अंदर हमने ड्रिलिंग कर ली, हमें बहुत बड़े रिजर्व्स मिल गए, अब हम और आगे जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं। सही बात है, फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जाके एक वो इशू क्रिएट होना शुरू होता है। तो उसी के साथ साथ ये कि अगर टर्की खुद कफील हो जाएगा गैस के अंदर, तो जो इतना बड़ा जो मुआहदा किया था उसने रशिया के साथ और गैस की सप्लाई वगैरह, तो रशिया का तो एक बहुत बड़ा क्लाइंट जा रहा है हाथ से, फिर तो रशिया के लिए बैड न्यूज़ है। लेकिन रशिया उससे ज़्यादा वरीड इस बात के ऊपर होगा कि टर्की यहाँ पे रास्ता देता है कि नहीं देता, बॉस्फोरस का रास्ता देगा कि नहीं देगा। एक प्लान है जो कि सिर्फ ड्राफ्ट की हद तक या एक थॉट की हद तक जो है, जब सूज कनाल अमेरिका ने बनाया, सॉरी अमेरिका कह रहा हूँ, ब्रिटेन ने बनाया था ये इजिप्ट के अंदर, तो वहाँ पर एक और आप कह लें कि उससे इंस्पायर हो के ना एक ड्राफ्ट की हद तक, ऑटोमन एम्पायर की हद तक जो है ना एक प्लान ये चलता था कि क्यों ना हम लोग एक अपना और कनाल भी बनाएं। बॉस्फोरस ऑलरेडी एक ओवर क्राउडेड जगह है, ओवर क्राउडेड जगह है बॉस्फोरस, क्योंकि टूरिज़म भी होता है और सब कुछ हो रहा होता है, मुसलसल शिप्स आ रही होती हैं, फिर एक्सीडेंट्स भी होते हैं, और सी ट्रैफिक कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है। अंडरस्टैंड करते हैं हम सारे कि सी ट्रैफिक रोड ट्रैफिक की तरह तो नहीं होते ना, सी ट्रैफिक कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो एक नया प्रोजेक्ट है ये कि इस्तंबुल कैनाल के नाम से यूरोप के पार्ट के ऊपर इस्तंबुल के पूरी एक नई कैनाल बनाएंगे, वो जो उसकी ये लेंथ विड्थ, ये उसकी डेप्थ और उसकी ये है, और यहाँ से उसने कनेक्ट करना है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा के साथ डायरेक्ट, और फिर इवेंचुअली मेडिटेरेनियन सी के साथ, ये उसने उसको कनेक्ट करना है। इसके ऊपर अब ये टर्की का अपना प्रोजेक्ट होगा, बहुत $1 बिलियन प्रोजेक्ट होगा ये, तो इसके ऊपर टर्की जो है वो उसकी, अब वो उस पर चार्ज भी ले सकता है, रॉयल्टी भी ले सकता है वो। अब वो देखा जाएगा ज़माने के बाद कि वो कितना अलाउ करता है टर्की, या कितने कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे आना चाहती है, कि बॉस्फोरस फ्री है, यहाँ पे उनको पे करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल इस्तंबुल जो है या टर्की जो है ना वो इस प्लान्स की तरफ जा रहा है। अब ये बन गया है दोनों के दरमियान में सैंडविच, ये बन गया है सैंडविच दोनों के दरमियान में। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये कि लड़ाई तो अमेरिका और रशिया की थी, लेकिन वियतनाम जो मुल्क है ना वो देखें उसका क्या हाल हुआ था, सफ़र किसने किया था। अफगान वॉर के अंदर पाकिस्तान किस पोजीशन के अंदर आ गया था, आप खुद सोचें। ज़ियाउल हक के पास कितने ऑप्शंस थे, क्या करता वो, अमेरिका की तरफ जाते ना जाते, एड लेते ना लेते, उसकी किस तरफ जाते हो, चॉइस कहाँ आ जाती है। टर्की एक बहुत टाइट स्पॉट के अंदर आ जाएगा यहाँ पे। अगर यही हालात और ट्रिगर होते हैं कि रशिया उसको अपना मसल और दिखाता है वहाँ पे, और नेटो भी एक्टिवली कुछ करता है, तो वियतनाम वाली जो सिचुएशन वाला जो मामला था, कहीं वो अगर ट्रिगर होती है तो ये ब्लैक सी और टर्की उसके अंदर लाजमी आ जाएगा। अगर ये ट्रिगर होती है ना तो मलहमा का जो बात हो रहा है ना, तो ये इसका लिंक बनता है टर्की के साथ। वाई टर्की, वाई नॉट फ़लस्तीन, वाई नॉट एनी अदर कंट्री। ठीक है, हम लोग उसका जिक्र भी करते रहते हैं कि ग़ज़वा हिंद भी है और ये भी है, लेकिन टर्की का जिक्र क्यों आ रहा है इस हदीस के अंदर। टर्की का जिक्र इस वजह से आ रहा है कि ये हालात जो बनते जा रहे हैं, और मैं आप हम लोग अलूफ़ हैं, बिल्कुल नहीं पता हमें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहाँ जा रहे हैं, ख़बरें नहीं पढ़ रहे, हम लोग जा ही नहीं रहे उस तरफ, नज़र ही नहीं है कि दुनिया के हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, दुनिया अगली किस चीज़ के लिए तैयारी कर रही है। अगर इंटरनेशनल ख़बरें अब इस नज़र से पढ़े ना तो लिटरली ये समझ लगेगी इन सारे कंट्रीज़ को, टर्की और ये रोमानिया और इन सब को माइंड में रखें, और ये रशिया और उनके साथ भी सफ़बंदी हो रही है, ये सफ़बंदी हो रही है। क्यों अमेरिका और ये सारा जो है ना, इन सब का एक वो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया पूरा मिडल ईस्ट के अंदर, यहाँ से जा रहे हैं वो। इसराइल देखे अब अपने आप को ख़ुद कफ़ील है, वो संभाल सकता है। आगे हम चलते हैं इधर, लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अगली चीज़ की तरफ जाना है हमने, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने आउट स्ट्रेच, और जितना कोरोना ने नुकसान पहुँचाया अमेरिका और इन ममालिक को, और यूरोप ने तो कोई जंग देखी ही नहीं है। यूरोप ने पिछले पूरे कोई आप कह लें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कौन सी जंग देखी है यूरोप ने। यूरोप की जो जनरेशन है उन्होंने जंगें देखी नहीं है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि वहाँ फ्रांस ने जन्म माली में आके बहुत जुल्म किया हुआ है, नेटो ने आके बहुत बम्बार्डमेंट की थी, लेकिन ग्राउंड पे क्या किया इन्होंने। ये लोग तो वॉर, जिसका पाकिस्तान के आर्मी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, वॉर हार्डेंड आर्मी, ये तो वॉर हार्डेंड है ही नहीं बोले ना वो लोग। इनके पास वो आर्मी जो है उन्होंने वो एक्टिव फौज देखी नहीं है। तो इट इज़ बेसिकली एसेंशियली अमेरिका जो उस फ्रंट के ऊपर होगा, जो उसको लीड करेगा इसके अंदर, और दूसरी साइड जो है वो रशिया है, वो उसके लिए तैयार है। और ये हालात जो हैं, अगर खुदा ना खास्ता ये मलहमा और इसकी बात होती है
तो क्या पता ये वो वाली हदीस जो है जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से दुखान का भी जिक्र किया था। दुखान क्या होता है? जैसा कुरान की सूरह दुखान भी है, स्मोक और धुएँ, और उसके लिए जो होते हैं ना, ये उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो वो क्या हो सकता है? क्या पता उससे मुराद ये वेपन्स और उनका जो होता है, स्पेशली न्यूक्लियर वेपन्स का, न्यूक्लियर वेपन का क्लाउड देखें अब क्या बनता है उसका, क्या पता इससे मुराद वो हो। और क्या पता जिस स्केल की तबाहकारियों का जिक्र है हदीस के अंदर, क्या पता ये वो हो। और पाकिस्तान आर्मी के बारे में भी हम लोग बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की मदद हर दफ़ा आ जाती है, मौके पर आ जाती है। 2019 के अंदर जब इस तरह इंडिया ने आके एग्रेशन करना चाहता, तब भी अल्लाह ताला ने मदद दे दी थी कि हमारी तरफ से जो फाइटर जेट्स और पायलट्स गए थे, जब जिस दिन हमने कहा था कि हम सरप्राइज़ करेंगे आपको, तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद क्या हो गई, एक उनका अपना खुद ही क्रैश कर गया, एक हमने क्रैश कर लिया, पायलट पकड़ लिया। ये मदद होती है अल्लाह की तरफ से, ये प्लान का पार्ट नहीं हो सकता कि पायलट हमने उनका पकड़ना है, ये अल्लाह ताला की मदद होती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारी आर्मी और हमारा जो है, हम अपने अपने प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। हमारे अपने करंट क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं कि हमारी तो रसाई नहीं है। हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो इनकेपेबल है कि इन हालात को समझने के ऊपर। अगर ये हदीसें, थोड़ी सी हदीसें तो हैं, कोई बहुत ज़्यादा है, इनका इदराक होता हमारे ये NDU को, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को, और हमारे ये जो आर्मी की जो एलीट है वगैरह, तो वो इस वक्त तैयारी कर रहे होते या वो सुलह कर रहे होते इंडिया के साथ। वो ये सोचने पर लगे होते हैं कि नहीं, अगर हम इसराइल को रिकग्नाइज़ कर लेंगे ना, तो हमें बहुत अच्छी मॉडर्न वेपन्स मिलेंगी, हमें टेक्नोलॉजी के रास्ते खुलेंगे हमारे पास, हमारे ऊपर सैंक्शंस ख़त्म होंगी। अभी वो हालात आगे चलने वाले हैं ही नहीं कि जिनके ऊपर इस तरह का वो होगा कि हम एक्सपेक्ट करें कि अभी तो कुछ भी नहीं है, आराम से बस अच्छी खानी है हमने, अच्छी इकॉनमी होगी, नॉर्मल स्टेट होगा। नॉर्मल स्टेट के डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि आपको इदराक ही नहीं है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, कुरान और हदीस आपको किस तरफ रहनुमाई कर रहे हैं, किस चीज़ की आपने तैयारी करनी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।